वन टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक फ्रॉम ट्रिपल आई टी इलाहाबाद। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हमने एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक उठाया जिसको अपन नर्स इक्वेशन कहते हैं। ये जो होता है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आसान भी टॉपिक होता है कि अगर आप इसको आसानी से मतलब पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा रिवाइज हो जाएगा। और ये मेंस और एडवांस में के लिए भी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इसका जो नर्स इक्वेशन का जो रिलेशन है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का, ये थर्मोडायनेमिक्स से भी रिलेट करके जो होता है बहुत बार क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका मेंस भी रिवाइज होगा, मेंस भी रिवाइज होगा, जो मेंस के लिए भी अच्छा होगा और एडवांस के लिए तो अच्छा होगा ही। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ ना क्वेश्चन। मैं क्या करता था, पहले जो टॉपिक बताता था वो बोर्ड पे बताता था। अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी तो मैं पहले बोर्ड पे बताता था, तो उस पे क्या होता था, हम बहुत कम चीजें हो पाती थी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था, तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती थी। आज मैंने क्या करा है, पीडीएफ बनाई है और मैं ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे पीडीएफ बनाई है मैंने, और आप इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत अच्छे से। ताकि क्या होगा ना, कम टाइम में ज्यादा चीज कवर हो जाएगा, जिससे कि आपको रिवाइज करने के लिए ना ज्यादा टाइम नहीं लेना, मतलब ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा क्या है, नर्स्ट इक्वेशन। ये नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है ना, कि जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कि इतना मतलब पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल चाहिए इस किसी एलिमेंट को अपने आप को रिड्यूस करने के लिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, वो किसी खास कंसेंट्रेशन पे हमको पता होता है, किसी खास कंसेंट्रेशन, खास टेम्परेचर पे हमको पता होता है। बट जब हम रिएक्शन करवाते हैं बहुत टाइम, तो हमको मतलब ये सब मतलब नीड पड़ती है कि हमको हर कंसंट्रेशन पे, हर टेम्परेचर पे जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की जरूरत पड़ती है। तो नर्स्ट इक्वेशन जो होता है हमारा एक ऐसा इक्वेशन है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं एट किसी भी कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे। तो हमने वही लिखा है, तो द इक्वेशन विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन। मतलब ऐसा इक्वेशन जिससे कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसी भी कंसंट्रेशन पे निकाल सकते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब जब हम ये अगर मान लीजिए हमको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो बस जिंक का ही तो लेके नहीं ना करवाएंगे, क्योंकि अगर हम जिंक का एनोड बनाएंगे तो हमको कैथोड भी तो किसी चीज का चाहिए ना। तो इसलिए क्या करते हैं ना, हम लोग एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको अपन स्टैंडर्ड एलिमेंट बोलते हैं, दैट इज हाइड्रोजन। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल, मतलब इसका कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का मान लेते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में सारे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। तो जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मानते हैं, उसको अपन वो हाइड्रोजन का होता है। उसका उसका अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लेते हैं कि 0.00 वोल्ट है। उसके रिस्पेक्ट में जो था हम सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। इसलिए जो था हमारा वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो था हमारा, वो क्या होता है, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एम एलिमेंट है जिसको हम लोग हाइड्रोजन कैथोड के साथ लिए हुए हैं, तो वो कैसा रिएक्शन शो करेगा कि Mn जो होता है हमारा, वो n इलेक्ट्रॉन लेके m बनाएगा, मतलब m टू द पावर n प्लस जो होता है n इलेक्ट्रॉन लेके m बनाएगा। बट अगर हम इसका एनोड लिए हैं तो इसका रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो m सॉलिड जो होता है n इलेक्ट्रॉन लूज करके Mn प्लस बनाएगा। तो इसका अगर हम नॉस्ट इक्वेशन लिखें, तो नॉस्ट इक्वेशन क्या होता है कि ई एम एन m की पावर n प्लस ऑब्लिक m इक्वल टू ई नॉट m की पावर n प्लस m माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन m अपॉन m एल एन कंसेंट्रेशन ऑफ m अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ m टू द पावर n प्लस। ये जो होता है हमारा वो नस्ट इक्वेशन होता है। अब इसमें क्या होता है ना, कि ये जो होता है हमारा, ये कंसंट्रेशन है, सॉरी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट किसी भी टेम्परेचर पे और किसी भी कंसंट्रेशन पे। और ये जो ई नॉट एम टू द पावर n प्लस ऑब्लिक m है, ये जो होता है हमारा कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे। इसको अपन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। अब हम ये जो होता है हमारा कंसंट्रेशन, आपने कंसंट्रेशन ऑफ m है और कंसंट्रेशन ऑफ m टू द पावर n प्लस है। तो हम ये जो m है वो कैसा होगा, सॉलिड के रूप में। तो जो सॉलिड का आप लोग ने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में, कि सॉलिड का कंसंट्रेशन जो होता है ना, हम लोग 1 ले लेते हैं। तो जो अगर हम 1 ले लेंगे तो नॉस्ट इक्वेशन जो होता है हमारा, वो रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म में, कैसा, e टू द पावर m n प्लस ऑब्लिक m इक्वल टू e नॉट m टू द पावर n प्लस m माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन 1 अपॉन m टू द पावर n प्लस। ये जो होता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है,
किसी अगर कोई अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिए हैं तो जो होता है हमारा, और दूसरे पे एनोड पे किसी दूसरा एलिमेंट लिए तो उसका ये इक्वेशन है। अब हम जो होता है ये अगर हमको तो ये निकालना है, बट अपने को तो ये नहीं पता, क्योंकि टेम्परेचर तो अपने को पता होगा और क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन भी पता होगा। और यहाँ पे आर जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे एन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए वो, जैसे कि यहाँ पे एम एन प्लस है और एन इलेक्ट्रॉन लेके एम बना रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे एन। एफ जो होता है हमारा वो फैराडे कांस्टेंट होता है, जिसके वैल्यू होता है 96,487, बट इसको हम लोग 496,500 भी लेते हैं फॉर अप्रॉक्स में। अब हम लोग सारे कुछ पता है, बट अपने को ई नॉट एम टू द पावर एन प्लस एम नहीं पता है। तो ये जो होता है ना, हम लोग जैसा कि पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेके जो होता है हम लोग मेजर करते हैं, तो ये जो होता है हमको यूजुअली पता होता है कैसे, कि हम एक तरफ जो होता है इलेक्ट्रोड ले लेते हैं जिसका निकालना है, और एक तरफ हाइड्रोजन ले लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं एलिमेंट का। तो जैसे कि जिंक का कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉपर का कैलकुलेट कर लेते हैं, अलग अलग एलिमेंट का जो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेके। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, जैसा कि हमने बताया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लेते हैं जीरो, और इसी के रिस्पेक्ट में जो होता है और सारे एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। बाय यूजिंग वी यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन। इसी का जो होता है हम लोग यूज करके पहले तो ई नॉट निकाल लेते हैं मेटल का, उसके बाद जो होता है हम लोग नॉइस इक्वेशन यूज करके किसी भी कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, नाउ वी सी हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल। ये डैनियल सेल आपने पढ़ा होगा कि डैनियल सेल क्या होता है, कि ऐसा सेल होता है जिसमें कि कॉपर जो होता है हमारा वो कैथोड, मतलब कैथोड जो होता है वो कॉपर का होता है, और एनोड जो होता है हमारा वो जिंक का होता है। तो जैसा कि हमने रिएक्शन लिखा है कि द रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे कैसा रिएक्शन होगा, रिडक्शन का। तो रिडक्शन कौन करेगा, रिड्यूस कौन होगा, तो कॉपर। तो कॉपर Cu2 प्लस होता है सॉल्यूशन से, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बना लेता है। अगर हम इसका नॉइस इक्वेशन लिखें, तो जैसा कि नॉइस इक्वेशन अगर लिखेंगे, तो ये एक चीज याद रखिएगा, जो ये नॉइस इक्वेशन होता है ना वो हमेशा मतलब ये रिड्यूस फॉर्म में ही होता है, मतलब रिड्यूस फॉर्म में ही होता है। तो ये रिड्यूस मतलब रिडक्शन के फॉर्म में, जो रिड्यूस जैसे कि अगर यहाँ पे आगे देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। अभी देख लेते हैं कॉपर का। ये कॉपर जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बना लिया। अब जो इसका नॉइस इक्वेशन लिखेंगे तो ऐसा आएगा ई Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस RT बाय NF ln Cu का कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो Cu का कंसंट्रेशन फिर से 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड के रूप में है, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा क्या, ई Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस RT बाय NF ln 1 अपॉन Cu2 प्लस। अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्या कि हमको सेल का निकालना है। इस पहले जो हम लोग कैलकुलेट कर रहा था वो किसका था, एक एलिमेंट का। ये भी जो होता है वो एलिमेंट का है, मतलब कैथोड का है। अपने को पूरे सेल का निकालना है, तो अपने को एनोड का भी निकालना होगा। तो द रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा कि Zn जो होता है हमारा वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Zn2 प्लस में, और 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। तो इसका नॉइस इक्वेशन जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn इक्वल टू ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस RT बाय NF ln 1 अपॉन Zn2 प्लस। ये जो होता है हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हमको सेल पोटेंशियल निकालना है। तो सेल पोटेंशियल ना, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सेल पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ई सेल जो होता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हमेशा सेल का वो हमेशा कैथोड माइनस एनोड होता है। तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे अगर हम, तो कैथोड पे क्या था हमारा कॉपर, तो कॉपर का जो नॉइस इक्वेशन था माइनस एनोड का में क्या है जिंक, तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हम उसको माइनस कर देंगे। तो जब हम उसको माइनस करते हैं तो हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आता है। अगर आप माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आता है, जिसमें ये जो होता है हमारा ये, इसको अपन ई नॉट सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो होता है हमारे ये ई नॉट ऑफ कॉपर है और ये ई नॉट ऑफ जिंक है, तो दोनों को जो माइनस करेंगे तो ये ई नॉट ऑफ सेल आ जाता है। और ये जो होता है हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे क्या आता है। अगर हम इसको ई नॉट सेल रख दें तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाय NF ln Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस आ जाता है। हेंस द यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो ई सेल है ना, वो कंसंट्रेशन ऑफ एनोड और कंसंट्रेशन एनोड पे जो जिस एलिमेंट का है उसके कंसंट्रेशन पे और कैथोड के कंसंट्रेशन पे, दोनों पे डिपेंड करता है।
तो यहाँ से जो तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों के कंसंट्रेशन पे, कि एनोड का कंसंट्रेशन कितना है, कैथोड का कंसंट्रेशन कितना है, दोनों पे डिपेंड करता है। अब हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे Ln को, तो Ln को log 10 में कन्वर्ट करेंगे बेस में, तो और Rt का जो था, हम R का वैल्यू तो पता ही होगा, और T का भी जो था अगर हम फिक्स कर दे वैल्यू की 298 पे अपने को निकालना है, और यहाँ पे Zn है, मतलब डायनल सेल है, तो डायनल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2। तो जो होता है N का भी वैल्यू 2 हो जाएगा, और F का वैल्यू तो बता ही था 96,487, इसको अप्रोक्सीमेट 96,500 भी बोलते हैं, लिखते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो हमको आ जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस। ये जो होता है हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रोड नष्ट इक्वेशन है, किसके लिए, डैनियल सेल के लिए। अगर हमको ऐसा ही अगर कोई दूसरा सेल आ जाए तो कैसे करेंगे, तो जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो था हमने बताया है कि नष्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए जैसे कि ए अल्फा है और प्लस बी बीटा है, ये कन्वर्ट हो रहा है गामा सी में, प्लस जो था हमारा डेल्टा डी में। तो इसके लिए नॉस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी वाई एन एल एन। यहाँ पे सी का कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर गामा, आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना होगा जैसे कि हमने जेड एन का कैलकुलेट करा, सी यू का कैलकुलेट करा, फिर दोनों को माइनस करा, तो उसमें इसमें भी आप वैसे ही कैलकुलेट करोगे तो आपको यही एक्सप्रेशन आएगा। तो E cell equal to E naught cell minus RT YNF ln concentration of C to the power gamma into D to the power delta upon A to the power alpha B to the power beta। अब हम क्या करेंगे, आपको समझ में आ गई होगी जनरल इक्वेशन जो था नॉस्ट इक्वेशन की। अब हम लोग देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या रिलेशन है। आप जो अगर मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसका इक्वेशन ये है, तो हम लोग के कैसे लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, ऐसे सी टू द पावर गामा डी टू द पावर डेल्टा अपॉन ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा। अगर अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे तो ये जो टर्म है ये के ही आपको लगेगा, के ही है। तो अगर हम इसको नॉस्ट इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए लिखे तो हमको ऐसा आएगा कुछ नॉस्ट इक्वेशन। अब हम नॉस्ट इक्वेशन में इसको अगर हम के से रिप्लेस करते हैं, और जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, वहां पे जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है। इक्विलिब्रियम का तो बात ही कि वहीं पे होता है जहाँ पे ई सेल जीरो होता है, डेल्टा जी जीरो होता है। डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, आगे देखेंगे। तो वो सब जीरो होता है, वहीं पे इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम केस में ई सेल जीरो होगा, तो ई सेल अगर जीरो होगा तो ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन के इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ से ई सेल जो था हमारा कितना आ जाएगा, आर टी बाय एन एफ एल एन के। अब यहाँ से के अपन निकाल सकते हैं, तो के और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिलेशन जो था हमारा वो सिंपल सा ये आपको आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिलेशन विद गिब्स। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ना रिलेशन देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी से। एक चीज याद रखिएगा, जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है उसका इलेक्ट्रोड सेल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ रिलेशन क्या होता है कि ई डेल्टा जी इक्वल टू जो था हमारा वो माइनस एन एच ई सेल होता है। जहाँ की एन क्या पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ट्रांसफर हुआ है, एफ जो था फैराडे कांस्टेंट, और ई जो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और डेल्टा जी को जो था ना गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में कुछ हल्का सा जान लेते हैं कि जब हम इसको थर्मोडायनेमिक्स में अपन पढ़ते हैं, अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स के भी कुछ टॉपिक्स जानने या थर्मोडायनेमिक्स पूरा पढ़ने तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है ना, अपन गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते हैं। ये गिब्स फ्री एनर्जी में जो होता है क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो वहां पे दो वर्क होते हैं, याद रखिएगा। अगर कोई कंटेनर है उसपे हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो वहां पे दो वर्क हो सकता है, होता है। एक जो होता है हमारा क्या होता है कि जो एनर्जी इवॉल्व हुई इक्वेशन से, रिएक्शन से, वो एनर्जी क्या करेगा, एक तो जो पिस्टन लगा हुआ है उसको ऊपर उठाएगा। दूसरा वर्क क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है ना, वो मेजर करता है गिब्स फ्री एनर्जी। और जो ये पिस्टन वाला जो वर्क होता है वो वर्क फंक्शन बोलते हैं, वो दूसरा वर्क मतलब दूसरा चीज जो होता है हमारा वैल्यू, मतलब दूसरा फंक्शन जो होता है वो करता है, कैलकुलेट करता है। तो ये जो होता है हमारा डेल्टा जी क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल वर्क कैलकुलेट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क है ये एन एफ ई क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क ही है। तो डेल्टा जी जो होता है हमारा वो माइनस एन एफ ई होता है। अगर हम डेल्टा जी स्टैंडर्ड ले लेंगे तो ई सेल भी जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड, मतलब डेल्टा जी नॉट इक्वल टू जो होता है हमारा माइनस एन एफ ई नॉट हो जाता है।
अब देखते हैं फॉर डेनियल सेल। डेनियल सेल के लिए क्या हो जाएगा कि हमारा Zn प्लस Cu2 प्लस इक्वल टू Zn2 प्लस प्लस Cu, ये रिएक्शन होगी। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं, 2, दैट इज N इक्वल टू हमारा कितना है, 2। तो यहाँ पे हम लोग G इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, -2F सेल। अगर हमको यहाँ पे G0 निकालना होगा तो E0 सेल हो जाएगा। तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और एक और इक्वेशन होता है जो कि अपन इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं और थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ते हैं, कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन के होता है, सॉरी आर टी एल एन के होता है। और यहाँ पे जो होता है हमारा आर टी एल एन के की अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसपे डेल्टा जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी जो होता है हमारा क्या होता है, जीरो। तो जब डेल्टा जी जीरो होगा तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू आर टी एल एन के हो जाएगा। तो यहाँ से भी के और गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन हो गया। तो इस सब से जो था ना, जो मैंने लास्ट में पॉइंट बताया गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, तो ये सबसे जो ना एडवांस में बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और मेंस में भी जो होता है छोटा-छोटा फार्मूला पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई पे जो होता है क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस में भी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर ये चीज़ समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और ये वाला जो होता है हमारा कैसा लगा आपको वीडियो, वो कमेंट करके जी ज़रूर बताइएगा। और कोई भी डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी दिया होगा, आप वहाँ पे भी जाके मेरे को पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।